एक बार आम और चेरी कहीं पर जा रहे थे कि तभी दो गरीब फल उनके पास आते हैं और कहते हैं, साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरा घर मुझसे मत छीनिए। तुम लोग फिर से यहाँ पर आ गए। मैंने तुम्हें एक बार कहा ना, घर खाली कर दो, मतलब खाली कर दो। साहब, हम गरीब लोग कहाँ पर जाएंगे? हम पर रहम कीजिए। उस घर के अलावा हमारे पास और कोई घर भी नहीं है, हम कहाँ पर जाएंगे। कौन है ये लोग और इस तरह से क्यों बोल रहे हो? तुम जाकर गाड़ी में बैठो, मैं अभी आता हूँ। साहब, हमसे हमारा घर मत छीनिए। मैं आपके पैर पड़ता हूँ। मैंने तुमसे कहा ना कि तुम गाड़ी में जाकर बैठो। और फिर आम उन दोनों गरीब को धक्के मारकर गिरा देता है। साहब, हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। हम कहाँ पर जाएंगे? और फिर आम अपनी गाड़ी में बैठकर चला जाता है और उन दोनों का रो रो कर काफी बुरा हाल हो रहा था। देखो, अब से इस घर पर हमारा कब्जा है। तुम रहने का कहीं और बंदोबस्त कर लो। लेकिन साहब, ये घर तो मेरा है। ये घर तुम्हारा था, अब नहीं रहा। चुपचाप ये 7 लाख रुपए लो और यह घर खाली कर दो। साहब, मैं अपना घर कैसे खाली कर सकता हूँ? मुझे ये घर नहीं बेचना है। तो फिर ठीक है, पुलिस आएंगे और तुम्हारा ये घर खाली करवा देंगे। नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए। तो फिर यह 7 लाख रुपए लो और घर खाली कर दो। इसी में तुम सबकी भलाई है। ऐसा मत कीजिए साहब, हम कहाँ जाएंगे? वकील साहब, इनका अंगूठा लगवा लो। और फिर आम वहाँ से चला जाता है। देखो भाई, ऐसा है, चुपचाप इस पर अंगूठा लगा दो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। नहीं साहब, हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। देखो, चुपचाप 7 लाख रुपए ले लो, नहीं तो फिर यह भी नहीं मिलेंगे। और फिर वकील डरा धमका कर अंगूठा लगवा लेता है। अरे, उसे थोड़ा और डरा कर रखो। अंगूठा तो उसने लगा ही दिया है और घर भी खाली कर ही देगा। कब तक क्यों गरीबों के घर पर कब्जा करते रहोगे? देखो, यह मेरा काम है और मैं ऐसे ही किसी के घर पर कब्जा नहीं करता, उसे मैं पैसे भी देता हूँ। हाँ, मुझे पता है। कितने पैसे देते हो तुम? उसे पैसे देना नहीं, बल्कि भीख देना कहते हैं या फिर लूटना कहते हैं। किसी का घर छीनकर थोड़े से पैसे देकर उस पर तुम एहसान नहीं करते हो। देखो, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम मेरे काम में दखल मत दिया करो। तुम अपने काम से मतलब रखो। तुम्हारा काम है घर संभालना, तो तुम घर ही संभालो। हाँ, तुम बस गरीबों का हक मारो। किसी दिन उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। देखना, तुम्हें एक दिन गरीबों की हाय लगेगी। ये सब कुछ नहीं होता और तुम ज्यादा अपना दिमाग मत लगाया करो। थोड़ी देर बाद अरे, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, कल तक आपको घर मिल जाएगा। वकील साहब, कल तक उस घर के पेपर तैयार करवा दो, उसे बेचना है। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। और फिर वो वकील साहब उस गरीब को घर से निकाल देते हैं और फिर आम उस घर को 15 लाख में बेच देता है। कुछ देर में आम को एक कॉल आता है। क्या? हाँ, मैं पहुंचता हूँ। वो फोन हॉस्पिटल से था। जब आम हॉस्पिटल पहुंचता है तो देखता है कि चेरी की हालत काफी गंभीर है। इनका किडनी पूरी तरीके से खराब हो चुका है, किडनी बदलना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, बस आप कैसे भी करके इन्हें ठीक कर दीजिए। ठीक है, इसमें 60 लाख रुपए का खर्चा लगेगा। आप पैसे जमा करवा दीजिए, मैं ऑपरेशन शुरू कर देता हूँ। अब आम को चेरी की कही हुई बात याद आती है। किसी का घर छीनकर थोड़े से पैसे देकर उस पर तुम एहसान नहीं करते हो। हाँ, तुम बस गरीबों का हक मारो। किसी दिन उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। देखना, तुम्हें एक दिन गरीबों की हाय लगेगी। अब आम को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। तुम ठीक हो? मैंने आपको बोला था ना कि गरीबों की हाय हमें नहीं लेनी चाहिए, और देखा इसका नतीजा। ऊपर वाला सब देखता है।
हाँ चेरी, तुम एकदम सही बोल रही हो। अब से मैं सारे बुरे काम छोड़ दूंगा। मैंने जिनके भी घर लिए हैं उनके घर में लौटा दूंगा। अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे तो हमारे साथ भी गलत ही होगा। और यहाँ पर गरीबों का बहुत ही बुरा हाल था। उनके पास रहने के लिए तो घर भी नहीं था, ऊपर से यह ठंडी। कि तभी आम उसे ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है। साहब, आप यहाँ पर। अब हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारा घर तो पहले ही आपने छीन लिया। मैं यहाँ पर घर लेने नहीं बल्कि देने आया हूँ। मतलब हम कुछ समझे नहीं। ये लीजिए आपके घर के पेपर। अब से आपके जमीन पर कोई कब्जा नहीं है। ये घर आपका था और आपका ही रहेगा। मैंने आप लोगों को बहुत परेशान किया, मुझे माफ कर दीजिए। इतने दिनों से सभी के साथ यही सब गलत काम कर रहा था, जिसकी सजा मुझे मिल गई। और फिर आम हाथ जोड़कर माफी मांगता है। और फिर वो दोनों ही गरीब बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि उसे अपना घर मिल चुका था। और वो दोनों ही गरीब आम को माफ कर देते हैं। 10 दिन बाद चेरी एकदम ठीक हो जाती है और वापस अपने घर आ जाती है। अब से आम मेहनत करके ईमानदारी से पैसा कमाता। हमें किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। आज नहीं तो कल हमें उसकी सजा जरूर मिलती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताना। सोनपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर सा जंगल हुआ करता था। उस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर, पशु पंछी रहा करते थे। उस जंगल के पेड़ बहुत ही हरे भरे और बहुत ही सुंदर थे। उन सभी पेड़ों में एक आम का पेड़ भी था। वो आम का पेड़ हमेशा ही उदास और हताश रहा करता था। वो पेड़ हमेशा ही चिंता में परेशान रहता। एक दिन उस आम के पेड़ को किसी के आने की आहट सुनाई दी। उस आम के पेड़ ने देखा कि एक लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए आ रहा है। लकड़हारे के हाथ में एक नुकीली कुल्हाड़ी थी। वो कुल्हाड़ी लेकर उस आम के पेड़ के पास ही आ रहा था। वो लकड़हारा आम के पेड़ के पास आया तो जरूर, लेकिन वहाँ से फिर वो जाने लगा। लकड़हारे को जाता हुआ देख आम के पेड़ ने लकड़हारे को रोक लिया और लकड़हारे से कहा, सुनो भाई, मुझे लगता है कि तुम्हें लकड़ियों की सख्त जरूरत है और तुम यहाँ पर पेड़ काटने के लिए ही आए हो। तुम मुझे काट कर ले जा सकते हो। मेरा शरीर भी बहुत ही बड़ा है। तुम्हें बहुत सारी लकड़ियाँ मिल जाएगी और मेरे ऊपर मीठे मीठे फल भी है। उसे तुम खा भी सकते हो या फिर बेच भी सकते हो। क्या? आम के पेड़ की बात सुनकर लकड़हारा आश्चर्य में पड़ जाता है और फिर लकड़हारा आम के पेड़ से कहता है, पहली बार कोई पेड़ मुझे खुद बोल रहा है कि आओ और मुझे काट कर ले जाओ। मैंने तो ऐसा अपने जीवन में आज तक नहीं देखा। कितनी अजीब बात है। मैं यहाँ पर पेड़ काटने के इरादे से आया ही नहीं था और यह नुकीली कुल्हाड़ी तो मैंने सिर्फ जंगली जानवरों से बचने के लिए ही रखी हुई है। कृपा करके मुझे काटकर पूरी तरह से नष्ट कर दीजिए। आपकी बहुत ही मेहरबानी होगी। लेकिन तुम मरना क्यों चाहते हो? बस आप मुझे काट दीजिए और मुझे नष्ट कर दीजिए। आप चाहे तो मेरे फल और मेरी लकड़ियों को बेचकर बहुत सारा धन कमा सकते हैं। अगर आप मुझे काट देंगे तो मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा। तुम इतने बड़े और घने हो और बोल भी सकते हो। तुम्हारे फल भी दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो फिर तुम मरना क्यों चाहते हो? तुम देख सकते हो, बोल सकते हो, सुन सकते हो। इतनी खासियत होने के बाद भी तुम मरना क्यों चाहते हो? मेरे ये सब खासियत किसी काम का नहीं है। इस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं जो मेरे पेड़ के नीचे बैठकर ही शिकार करते हैं। शिकार करने के बाद जो मांस बच जाता है उसे गीदड़ और बाकी दूसरे जंगली जानवर खाने के लिए आ जाते हैं।
ये सब देखकर कोई भी पंछी मेरे ऊपर घोंसला नहीं बनाते और हर दिन मुझे अपनी आंखों से हिंसा के अलावा और कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता। और ना ही किसी भी पशु पंछी को बचाने के लिए मैं उसकी मदद कर पाता हूँ। पेड़ तो परोपकारी होते हैं, लेकिन मैं धर्म का पालन नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं जीना नहीं चाहता। आप मुझे काटकर नष्ट कर दीजिए। पेड़ की बातें सुनकर लकड़हारा कहता है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें काटकर नष्ट कर देता हूँ। और फिर लकड़हारा लकड़ी और फल की लालच में उस पेड़ को काटने लगता है। और फिर उस पेड़ को काट देता है और उस आम के पेड़ के लकड़ी और फलों को बेच देता है, जिसके बाद उस लकड़हारे के पास बहुत सारा धन आ जाता है। और फिर वो लकड़हारा वो धन लेकर अपने घर जाता है। फिर घर जाकर लकड़हारा जब अपनी पत्नी को पूरी बात बताता है, तब उसकी पत्नी उसे कहती है, आप धन की लालच में आकर इतना गिर जाएंगे, मुझे नहीं पता था। आपको उस परोपकारी पेड़ की मदद करने के बजाय आपने उसे काटकर नष्ट कर दिया। क्या आपके हाथ नहीं कांपे? मैं इस धन को हाथ तक नहीं लगाऊंगी, ये पाप का धन है, इसे दूर ले जाइए मुझसे। अब लकड़हारे को अपने किए पर पछतावा हो रहा था और फिर लकड़हारा कहता है, तुमने मेरी आंखें खोल दी, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई। ये तो मुझसे बहुत ही बड़ा पाप हो गया। धन के लालच में आकर मैंने एक बहुत ही अच्छे पेड़ को काटकर नष्ट कर दिया। धन के लालच ने मेरे आंखों पर पट्टी बांध दी थी। मैंने अपने इन्हीं हाथों से उस परोपकारी पेड़ को काटकर नष्ट कर दिया। अब लकड़हारे को अपने किए पर पछतावा हो रहा था, लेकिन अब वो क्या कर सकता है, यह उसे समझ में नहीं आ रहा था। लकड़हारा अपने आप को दोषी समझ रहा था। कुछ दिनों तक लकड़हारा और उसकी पत्नी बहुत ही उदास रहे। अपना ये पाप कैसे धो सकते हैं, इसके बारे में सोच रहे थे। लकड़हारा अब चाहता था कि वो कैसे भी करके इस पाप का प्रायश्चित करे, लेकिन कैसे करे यह उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। लकड़हारे को बस एक ही बात का दुख था कि अब वो उस पेड़ को जीवन नहीं दे सकते थे। लकड़हारा ये सब सोच ही रहा था कि तभी लकड़हारे को कुछ सोचता है। लकड़हारे को याद आता है कि उसने उस पेड़ के कुछ आम अपने पास ही रखे हुए थे, जो पूरी तरह से सूखकर गुठली बन चुके थे। उस गुठली को देखकर लकड़हारे को एक आस जागी। अब लकड़हारे के पास पेड़ को फिर से जीवन देने के लिए वो गुठली बची हुई थी। वो लकड़हारा उस गुठली को लेकर दौड़ते हुए बगीचे में जा पहुंचा। इसके बाद लकड़हारा उस गुठली को उपजाऊ मिट्टी में गाड़ देता है। इसके बाद वो लकड़हारा प्रतिदिन उसमें पानी दिया करता। कुछ ही दिनों में वहां पर उस गुठली में से एक पौधा निकल आया। उस पौधे को देखकर लकड़हारा और उसकी पत्नी बहुत ही खुश हो जाती हैं। और फिर कुछ ही महीनों में वो छोटा सा पेड़ पौधा एक बड़ा पेड़ बन जाता है। और फिर कुछ महीना बाद उस पेड़ में बहुत सारे आम उगाते हैं। अब पहले की तरह ही इस पेड़ में भी वही आंखें, वही मुंह और वही फल थे। ये पेड़ भी उसे पेड़ की तरह ही सुन सकता, बोल सकता और देख भी सकता। अपने आप को फिर से जीवित देखकर वो आम के पेड़ ने लकड़हारे से कहा, आपने मुझे फिर से जीवित कर दिया। अब मुझे फिर से वही हिंसा देखनी पड़ेगी। ये आपने ठीक नहीं किया। और फिर वो आम का पेड़ रोने लगा। आम के पेड़ को रोता हुआ देख लकड़हारे ने कहा, तुम रोना बंद करो, अब तुम्हें फिर से वो हिंसा नहीं देखनी पड़ेगी। देखो, मैं तुम्हें जंगल में से बगीचे में ले आया हूँ। अब यहाँ पर तुम्हें दूर दूर तक जंगली जानवर दिखाई तक नहीं देंगे। और यहाँ पर बहुत सारे पंछी भी रहते हैं, जो तुम्हारे ऊपर घोंसला बनाकर अब निवास करेंगे। अब यहाँ पर तुम्हें पंछियों की मधुर मधुर आवाज सुनाई देगी और उन सुंदर सुंदर पंछियों के बच्चे तुम्हारे ऊपर बैठकर बड़े होंगे और तुम्हारे मीठे मीठे फल खाएंगे। और वह सभी पंछी तुम्हारे मित्र बनकर तुम्हारे साथ रहेंगे। और अब तुम सभी को अपने मीठे मीठे फल खिलाना
लकड़हारे की बात सुनकर आम का पेड़ बहुत ही खुश हो जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना अच्छा जीवन दिया। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। अब लकड़हारा और उसकी पत्नी भी अपने पाप से मुक्त हो चुके थे। तो देखा आपने कैसे लकड़हारे ने प्रायश्चित करके अपनी गलती सुधारी। अगर आपसे भी कोई गलती हो गई है तो आप कोशिश कीजिए कि आप उस गलती को कैसे सुधार सकते हो, और उस गलती को सुधारने की कोशिश कीजिए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। आम एक बहुत ही गरीब गुब्बारे वाला था। वो रोड पर घूम घूम कर अपने गुब्बारे बेचा करता। आम मुश्किल से दिन में 100 रुपये कमा पाता था। आम चाहता था कि वो भी अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे, लेकिन आम उतने ही पैसे कमा पाता था कि जिससे उसका घर चल सके। क्या हुआ, तुम खा नहीं रहे? कब से खाने को घूरते जा रहे हो? कोई चिंता की बात है क्या? नहीं नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। वह क्या है ना, मैं थोड़ा सा थक चुका हूँ। कि तभी आम का बेटा वहां पर आता है। पापा पापा, आप हमारे लिए नए साल में क्या लेकर आओगे? मुझे भी नए उपहार लेने हैं। मुझे भी रिमोट वाली कार लेनी है पापा। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो। नए साल में मैं तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे खिलौने और ढेर सारा उपहार लेकर आऊंगा। अभी पापा को खाना खाने दो, अभी तुम बाहर जाकर खेलो। तुमने बच्चों को तो कह दिया कि तुम नए साल में उसके लिए नए उपहार लेकर आओगे, लेकिन ये बात तो तुम्हें भी पता है कि हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। चिंता मत करो चेरी, नया साल है। बड़े बड़े घरों में नए साल की पार्टी का आयोजन होता है, उसमें अच्छे खासे गुब्बारे बिक जाएंगे। अब से मैं कुछ दिन रात में भी गुब्बारे बेचने जाऊंगा, उसमें अच्छी कमाई हो जाएगी। सोच रहा हूँ कि कल रात से ही शुरू कर दूं। ठीक है, लेकिन अपना ध्यान रखना। रात के समय में ठंडी काफी ज्यादा होती है। जब तक आप वापस घर नहीं लौटोगे मुझे तुम्हारी चिंता लगी रहेगी। अरे तुम चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान रख लूंगा। और फिर अगले दिन से आम रात के समय में भी गुब्बारे बेचने के लिए जाने लगा। आम रोज रात को जहाँ जहाँ पार्टी का आयोजन होता वहाँ गुब्बारे बेचने के लिए चला जाता। एक रात आम एक बहुत ही बड़े बंगले के बाहर गुब्बारे बेचने के लिए जाता है। उस बंगले का मालिक तरबूज बहुत ही घमंडी था। अरे देखो, हमारे बंगले के बाहर गुब्बारा बेच रहा है। इस गुब्बारे वाले को हटाओ यहाँ से। मेहमान का आने का समय हो गया है, कहीं हमारी नाक ना कट जाए। इस गुब्बारे वाले को भगाओ यहाँ से। और फिर सेवक गुब्बारे वाले के पास जाता है। ओ भैया, ओ भागो यहाँ से, हमारे नए साल की पार्टी शुरू होने वाली है। तुम कहीं और जाकर अपने गुब्बारे बेचो। भैया अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं सामने जाकर अपने गुब्बारे बेचूं। हाँ हाँ ठीक है, तुम वहाँ पर जाकर अपने गुब्बारे बेचो। और फिर आम बंगले से थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो गया। लेकिन ये बात उस तरबूज को हजम नहीं हुई और वो आम के पास चला गया। मैंने तुझे बंगले के सामने से हटाया तो तू यहाँ पर आकर अपने गुब्बारे बेचने लगा। तुझे पता है ना कि हमारे बंगले में आज नए साल की पार्टी है, मेहमान आते ही होंगे और तुम यहाँ पर भीड़ इकट्ठे करना चाहते हो। साहब, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे पास गुब्बारे बेचने के लिए इससे अच्छी और कोई जगह नहीं मिल रही है। आप मुझे थोड़ी देर यहाँ पर गुब्बारे बेचने दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अगर मेरे थोड़े से गुब्बारे बिक जाएंगे तो मेरे घर में चूल्हा जलेगा, नहीं तो हमारा गुजारा कैसे होगा। इसी उम्मीद से मैं यहाँ पर खड़ा होकर अपने गुब्बारे बेच रहा हूँ, मुझे यहाँ से मत हटाइए। मैंने क्या तुम्हारा ठेका लेकर रखा है? अब निकल यहाँ से और तू मुझे पूरी रात दिखाई भी मत देना। आम थोड़ा सा डर गया और वो तरबूज के बंगले से थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो गया। लेकिन वहाँ पर आम से कोई भी गुब्बारे नहीं खरीद रहा था, क्योंकि वहाँ पर एकदम अंधेरा था और कोई भी वहाँ पर दिखाई भी नहीं दे रहा था, क्योंकि वो जगह काफी सुनसान था। अरे यहाँ पर तो बिल्कुल ही अंधेरा है। उस बंगले के पास अच्छी खासी रोशनी थी, लेकिन यहाँ पर तो एकदम अंधेरा है। यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा है कि मेरे गुब्बारे बिकने वाले। यहाँ पर तो दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई दे रहे हैं।
अब पता नहीं मेरे गुब्बारे बिकेंगे या नहीं। मैं घर जाकर अपने बेटे को क्या कहूँगा, उनका सपना टूट जाएगा। कुछ ही देर में अब नए साल की पार्टी शुरू होने वाली थी, लेकिन यहाँ पर आम का बहुत ही बुरा हाल था। कुछ देर तो आम ने वहाँ पर इंतजार किया कि शायद कोई उसके गुब्बारे लेने के लिए आ जाए, लेकिन कोई भी नहीं आया। तो फिर आम थका-हार कर घर जाने ही वाला था कि वो देखता है एक गाड़ी बहुत ही तेजी से उसके आगे से गुजरती हुई बंगले के सामने खड़ी होती है। उस गाड़ी में से नकाब पहने हुए 2 लोग उतरते हैं। ये देखकर आम को थोड़ी सी गड़बड़ लगी। वो दोनों ही नकाब पहने हुए लोग बंगले के अंदर जाने लगे। आम समझ गया कि जरूर दोनों यहाँ पर चोरी या डकैती करने के लिए ही आए। मुझे लग रहा है कि ये दोनों ही बदमाश यहाँ पर लूटपाट करने के लिए आए हैं। मुझे जल्दी से कुछ करना होगा, नहीं तो ये बदमाश घर के मालिक और बाकी मेहमानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मुझे जल्दी से कोई पुलिस स्टेशन जाकर सब कुछ बताना होगा। फिर आम ने 1-2 लोगों से नजदीकी पुलिस स्टेशन के बारे में पता किया और फिर वो पुलिस स्टेशन चला गया। साहब, आप मेरे साथ जल्दी चलिए। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक बंगला है, वहाँ पर आज नए साल की पार्टी चल रही है और वहाँ पर 2 लुटेरे आए हुए हैं। मुझे लग रहा है कि वह दोनों लुटेरे लूटपाट या चोरी करने के लिए आए हैं। कहीं वो किसी को नुकसान ना पहुँचा दे। क्या ऐसी बात है? तब तो मुझे वहाँ पर जल्दी से जाना होगा। तुम घबराओ नहीं, मैं अभी अपनी टीम के साथ वहाँ पर पहुँचता हूँ। और फिर आम पुलिस को लेकर तरबूज के बंगले पर चला जाता है। पुलिस उस बंगले को चारों तरफ से घेर लेती है। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, आपने समय पर आकर सब कुछ संभाल लिया, नहीं तो आज दोनों लुटेरे हम सबको लूट कर चले जाते। अरे भाई, थैंक यू मुझे नहीं, इस गुब्बारे वाले को कहो, यही भागता हुआ मेरे पास आया था, तभी हम सब यहाँ समय पर पहुँच सके। अब आप लोग सेफ है, हम इन बदमाशों को पकड़ कर ले जा रहे हैं। और फिर पुलिस उन दोनों बदमाश को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। अब उस बंगले का मालिक तरबूज बहुत ही शर्मिंदा था कि उसने उस गुब्बारे वाले को अपने बंगले के सामने से भगा दिया था, यहाँ तक कि उसे थोड़ी दूर भी नहीं खड़ा होने दिया। अब तरबूज को अपने किए पर काफी अफसोस हो रहा था। आज गुब्बारे वाले ने मुसीबत के समय में उसकी मदद की। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया, फिर भी तुमने हमारी मदद की, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। साहब, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, मुसीबत के समय में साथ देना तो सभी का फर्ज होता है। साहब, अब बहुत ही रात हो गई है, अब मैं चलता हूँ। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अरे आम, थोड़ा रुको। भाग्यवान, हमने नए साल के लिए जो गिफ्ट मंगवाए थे वो जरा लेकर आना। जी, अभी लेकर आए। तुम क्या पूरे दिन गुब्बारे ही बेचते हो या फिर कोई और काम भी करते हो? नहीं साहब, मैं पूरे दिन गुब्बारे ही बेचता हूँ, क्योंकि कोई और काम करने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए जो मेरे पास नहीं है, इसीलिए मैं गुब्बारे बेचकर जैसे तैसे करके अपना गुजारा करता हूँ। तुम चिंता मत करो, तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूँ। ये लो, ये कुछ उपहार नए साल के, इसे लेकर तुम जाओ, अपने बच्चों को देना, वह खुश हो जाएंगे। और हाँ, कल तुम मुझे आकर मिलो, मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा सा काम दूंगा, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। अब से तुम मेरे यहाँ पर काम करोगे, मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे दूंगा। आपका धन्यवाद साहब। आम की बहादुरी और ईमानदारी देखकर तरबूज आम को अपने यहाँ नौकरी पर रख लेता है और नए साल का गिफ्ट भी देता है। वो गिफ्ट लेकर आम अपने घर जाता है। इतने सारे उपहार देखकर बच्चे और उसकी पत्नी बहुत ही खुश हो जाते हैं। नए साल पर आम के परिवार का नया दिन शुरू होता है। आम की जिंदगी में नए साल में खुशियों का आगमन होता है। तो आप लोगों ने नए साल में क्या करने का सोचा है, हमें कमेंट में जरूर बताना। किसी गांव में तरबूज और आम रहते थे। वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। एक बार तरबूज और आम
अपने दोस्त के बर्थडे गिफ्ट लेने के लिए जा रहे थे। अरे भाई आम, कौन सा गिफ्ट लेना है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं है। हमें शाम होने से पहले कोई अच्छा सा गिफ्ट लेना ही होगा। और फिर तरबूज और आम गिफ्ट लेने के लिए आगे बढ़ते हैं कि तभी उन दोनों के पास टमाटर आता है और उन दोनों से कहता है, अरे भैया, कुछ मदद चाहिए थी। मैं बहुत ही दूर से आया हूँ। अरे भाई, कैसी मदद चाहिए और कौन हो तुम? मैं गांव से पहली बार शहर में कमाने के लिए आया था, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई भी नौकरी नहीं मिल रही है। अब मेरे पास पैसे ही नहीं बचे हैं। मेरे पास खाना खाने तक के पैसे नहीं बचे। अगर आप दोनों पैसों की थोड़ी सी मदद कर देते तो बहुत ही बड़ी मेहरबानी होती। अरे भाई, हम क्यों करें तुम्हारी मदद? हमारे पास पैसे नहीं है। जाओ, किसी और से भीख मांगो। अरे साहब, मैं भिखारी नहीं हूँ। मैंने कहा था ना, मैं गांव से पहली बार यहाँ पर आया हूँ नौकरी की तलाश में, लेकिन मुझे नौकरी ही नहीं मिल रही। इसलिए मजबूरी में मुझे लोगों से पैसे मांगने पड़ रहे हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है, ये सब तुम लोगों का बहाना होता है भीख मांगने का। अरे आम, तुम क्या बोल रहे हो? इसे पैसों की जरूरत है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। अरे तरबूज, तुम ऐसे लोगों को जानते नहीं हो। यह कोई ना कोई बहाना बनाकर लोगों से पैसे ऐंठते रहते हैं और फिर पैसे मिल जाने के बाद इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। अभी तुम देखना, अगर कोई इसे पैसे देगा ना, तो ये पैसे लेकर दारू पीने के लिए चला जाएगा। नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा। सच में मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तुम निकलो यहाँ से, किसी और के पास जाकर भीख मांगो। हमारे पास फालतू पैसे नहीं है। नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा। सच में मेरे सारे पैसे खत्म हो चुके हैं और मेरे पास तो अब रहने का कोई ठिकाना भी नहीं है। जहाँ जगह मिले वहीं पर सो जाता हूँ। टमाटर की बातें सुनकर तरबूज को टमाटर के ऊपर दया आ रही थी, लेकिन आम को लगता था कि यह कोई फ्रॉड है और बस भीख मांगने का कोई नया तरीका है। साहब, अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो आप मुझे पैसे मत दीजिए। आप खाना ही खिला दीजिए। मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। टमाटर के इतना बोलने पर भी आम को टमाटर के ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं आती है और वो बहुत ही गुस्से में कहता है, हम क्यों खिलाए तुम्हें खाना? हमारे पास पैसे नहीं है। तुम कहीं और जाकर भीख मांगो। अरे आम, ये तुम क्या बोल रहे हो? इसे पैसों की जरूरत है। तुम्हें इसकी हालत दिखाई नहीं दे रही है क्या? ये बेचारा 2 दिनों से भूखा है। इसे खाना चाहिए। हम इसकी थोड़ी सी मदद कर देंगे तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा? अरे तरबूज, वैसे भी हमें देरी हो रही है। हमें यहाँ से चलना चाहिए। रुको आम, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। तुमने कहा था कि तुम्हें काम चाहिए। अगर मैं तुम्हें कोई भी काम दूं, तो तुम कर लोगे। जी, मैं सभी काम कर लूंगा। तो फिर ठीक है, तुम चलो मेरे साथ। अरे लेकिन हमें गिफ्ट भी तो लेना है। अगर तुम्हें इसकी मदद करनी है, तो कुछ पैसे दे दो और इसे भगाओ यहाँ से। अरे आम, अभी हमारे पास 3 घंटे है और 3 घंटे में तो हम गिफ्ट लेकर पार्टी में पहुंच भी जाएंगे। तुम चिंता मत करो, हम समय पर पहुंच जाएंगे। और फिर तरबूज टमाटर को लेकर एक बहुत ही बड़ी दुकान में जाता है। अरे तरबूज जी, कैसे हो? मैं एकदम ठीक हूँ। और बताइए, कैसे आना हुआ यहाँ पर? ये गांव से पहली बार यहाँ पर काम करने के लिए आया है, लेकिन इसे कोई भी काम मिल नहीं रहा है। मुझे तो ये बड़ा ही ईमानदार लग रहा है। अगर आप इसे अपनी दुकान पर काम पर रख लेते तो अच्छा होता। ठीक है, अगर आपने बोल दिया तो फिर ठीक है। वैसे भी मुझे एक आदमी की सख्त जरूरत थी। और वैसे भी आप बोल रहे हो कि
ये बड़ा ही ईमानदार लगा आपको, तब तो मेरा काम हो गया। अब तुम चिंता मत करो, अब से तुम यहाँ पर काम करोगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तरबूज जी। अच्छा, तो तुम कल से काम पर आ जाना। जी ठीक है साहब। अब तुम चलो मेरे साथ। अरे अब तुम्हें कहाँ जाना है इसे लेकर? हमें गिफ्ट भी तो लेना है, हमें देरी हो रही है। अरे सब कुछ हो जाएगा, आम तुम चिंता मत करो। और फिर तरबूज आम को लेकर एक अच्छे से होटल में जाता है। तुम यहाँ पर बैठो, मैं खाना ऑर्डर कर देता हूँ और मैं पैसे देकर यहाँ से जाता हूँ। ठीक है, मुझे देरी हो रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। हाँ हाँ ठीक है, अब कल से काम पर चले जाना और अच्छे से काम करना। आपकी दुकान में सबसे अच्छी और सबसे बढ़िया चीज है, वो इन्हें खिला देना। ये रहे उसके पैसे। और फिर तरबूज दुकानदार को पैसे देकर वहां से चला जाता है। अरे क्या जरूरत थी तुम्हें इसकी मदद करने की? देखो हमें कितनी देरी हो गई। अरे कुछ नहीं, अभी भी हमारे पास 1.5 घंटे है और 1.5 घंटे में कोई भी अच्छा सा गिफ्ट लेकर पार्टी में चले जाएंगे। अब 1.5 घंटे में कब हम गिफ्ट लेंगे और क्या लेंगे और कब हम पार्टी में पहुंचेंगे, सब कुछ कैसे होगा? वह क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार था जो तुमने उसकी मदद की और हमारा टाइम वेस्ट किया? नहीं, वह कोई मेरा रिश्तेदार नहीं था और मैं उससे जानता भी नहीं था। लेकिन हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। अगर थोड़ा सा लेट हो भी गया तो क्या हो गया? पार्टी में हम थोड़ा सा देर पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा? और मैंने उसकी मदद इसलिए की क्योंकि उसे देखकर मुझे मेरी याद आ गई। क्योंकि जब मैं पहली बार शहर में काम करने के आया था ना, तो मैं भी इसी की तरह रोड पर भटक रहा था काम की तलाश में, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। मुझे भी बहुत ही बुरा लगा था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि जो तकलीफ मुझे हुई वो इसे भी हो। मुझे माफ कर दो तरबूज, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई। हम अपनी लाइफ में इतना आगे बढ़ जाते हैं ना कि हम अपने पुराने दिन भूल जाते हैं और हमें पता ही नहीं रहता कि हमने भी पहले यही सब कुछ देखा है। तो क्या तरबूज ने सही किया या गलत? अगर आप तरबूज की जगह पर होते तो आप क्या करते? हमें कमेंट में जरूर बताना। रामपुर नाम के गांव में आम और तरबूज दो दोस्त रहते थे। तरबूज बहुत ही आलसी और कामचोर था, वही उसका दोस्त आम बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, अपना हर काम बहुत ही लगन से करता। उन दिनों दोनों ही दोस्त आम और तरबूज सेठ जमींदार के खेत में काम किया करते। ऐसे ही एक दिन की बात है, उस दिन आम और तरबूज दोनों ही सेठ के खेत में काम करने के लिए पहुंच गए। खेत में जाकर आम काम करने लगा, लेकिन वहीं पर तरबूज खेत में जाकर अपने बैल को बांधकर पेड़ के नीचे आराम करने लगा, जिसे देखकर आम ने तरबूज से कहा, तरबूज उठो, तरबूज उठो, तरबूज तुम सो क्यों रहे हो? अरे भाई तरबूज, मैं तुम्हें कई दिनों से देख रहा हूँ कि तुम खेत में काम करने के बजाय इस पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहे हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे क्या बताऊं आम, रात को सोने के बाद भी पता नहीं क्यों यहाँ पर आते ही नींद आने लगती है। यहाँ पर आते ही मुझे शरीर में थकान सी महसूस होती है, बहुत ही कमजोर सा महसूस करता हूँ। ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में जान ही नहीं बची। ऐसा लगता है कि जैसे मेरे शरीर में खून बचा ही नहीं है। कभी कभी तो मुझे चक्कर सा आने लगता है। मुझे पता नहीं चल रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अरे दोस्त तरबूज, तब तो तुम्हें घर पर आराम करना चाहिए था। तुम यहाँ पर क्यों आए? यहाँ खेत में आकर तुम अपने आप को परेशानी में क्यों डाल रहे हो? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? चाहता तो मैं भी था कि मैं घर पर आराम करूं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? तुम तो जानते ही हो कि मेरे घर में कमाने वाला मेरे सिवाय और कोई नहीं है। अगर मैं भी घर पर बैठ जाऊंगा तो फिर मेरे परिवार का क्या होगा? अगर मैं यहाँ पर आऊंगा तो थोड़ी देर ही सही काम तो करूंगा, जिससे कम से कम घर में खाने के 2 दाने मिल जाया करेंगे।
तरबूज की बातें सुनकर आम बहुत ही भावुक हो जाता है और वो कहता है, अरे भाई तरबूज, तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना। मेरे होते हुए तू चिंता मत कर, तुम्हारा सारा काम मैं कर दिया करूंगा। तुम बस अपनी सेहत का ध्यान रखो। तरबूज बहुत ही चालाक था। वो जानता था कि आम से कैसे काम निकलवाना है। इसीलिए तरबूज बीमारी का बहाना बनाकर भोले भाले आम से अपना सारा काम करवा लेता है। शाम होते होते आम ने अपने खेत के साथ साथ तरबूज के हिस्से का भी सारा काम खत्म कर दिया था। शाम को अपना सारा काम पूरा करके आम अपने बैल को साफ करने लगा और फिर कुछ देर बाद खुद नहाकर घर जाने लगा कि तभी आम की नजर तरबूज पर गई। आम ने देखा कि खुद के शरीर पर मिट्टी लगा रहा था। आम तरबूज को ऐसा करते हुए अच्छे से देख रहा था, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि तरबूज खुद के शरीर पर मिट्टी क्यों लगा रहा है। तो फिर आम तरबूज के पास जाता है और तरबूज से कहता है, अरे तरबूज, ये तुम क्या कर रहे हो? खुद के शरीर पर इतनी सारी मिट्टी क्यों लगा रहे हो? तुम्हारा शरीर तो पूरा गंदा हो चुका है। अरे कुछ भी नहीं आम, बस मैं ऐसे ही मिट्टी लगा रहा था। वो क्या है ना कि डॉक्टर ने कहा था कि मेरे शरीर पर मिट्टी लगा होगा ना तो मुझे कमजोरी नहीं लगेगी। अच्छा ये बात है, लेकिन डॉक्टर यह कब से बोलने लगे कि शरीर में मिट्टी लगाना चाहिए? डॉक्टर ने कहा है तो करना ही पड़ेगा। अब छोड़ो, अब जाने दो। हाँ, तुम एकदम सही बोल रहे हो। अब चलो घर चलते हैं। घर पर नहा धोकर फिर हम जमींदार के यहाँ पर जाएंगे। फिर दोनों ही अपने अपने घर चले जाते हैं। आम का घर पहले आता था, इसीलिए तरबूज आम को घर छोड़कर सीधे सेठ जमींदार के यहाँ पर चला जाता है और सेठ जी को दिखाता है कि उसने आज खेत में बहुत सारा काम किया है। मालिक, आज तो खेत में बहुत सारा काम था और ऊपर से तेज धूप, मेरी तो हालत ही खराब हो गई। ऐसा लग रहा था कि धूप मेरा खून ही चूस रही है। हाँ तरबूज, आजकल धूप बहुत ही ज्यादा है। ऐसे में खेत में काम करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हारे काम से बहुत ही खुश हूँ। तुम्हारी मेहनत खेत में रंग ला रही है। सेठ जी तरबूज के इस झूठ को पकड़ नहीं पाते हैं। सेठ जी सोचते थे कि तरबूज खेत में बहुत ही काम करता है और आम एकदम कामचोर है, क्योंकि आम तरबूज जैसा दिखावा नहीं करता था। आम हमेशा ही खेत से लौटकर पहले घर जाता और वहां से नहा धोकर फिर सेठ जी के पास जाता। आम कभी भी सेठ जी को नहीं बताता है कि उसने कितना काम किया और क्या काम किया और काम करने में कितनी परेशानी आई। वो सिर्फ अपने काम से मतलब रखता। इसीलिए सेठ जी ने अपने सेवक को आवाज लगाते हुए कहा, देखो तरबूज बहुत ही मेहनत करता है, इसीलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम तरबूज का हमेशा अच्छे से ध्यान रखना। उसे तुम अच्छा खाना खिलाना और तरबूज का अच्छे से ध्यान रखना। ये बोलकर सेठ जी वहाँ से चले जाते हैं और सेवक भी तरबूज को अच्छा खाना खिलाता है और दूसरी तरफ आम को रूखी सूखी खिलाता है और खाना भी बहुत ही कम देता है, जिसकी वजह से आम का पेट भर भी नहीं पाता था, क्योंकि वो कभी भी सेठ जी के पास दिखावा नहीं करता। आम हमेशा ही सेठ जी के घर जाने से पहले आम अपने घर जाता और वहाँ से नहा धोकर फिर सेठ जी के घर सिर्फ खाना खाने के लिए ही जाता। लेकिन जब एक दिन आम ने तरबूज को सेठ जी के घर पर खाना खाते हुए देखा तो आम दंग रह गया और वो सोचने लगा, अरे ये कैसा न्याय है, जो ज्यादा काम करते हैं उसे भरपेट खाना भी नहीं मिलता और जो पूरे दिन खेत में सोया रहता है उसे अच्छा और बहुत ही सारा खाना मिलता है। ये सब देखकर आम को बहुत ही दुख होता है। आम को परेशानी में देखकर तरबूज सब कुछ समझ जाता है कि आम सब कुछ समझ चुका है कि कुछ तो गड़बड़ है। इसीलिए तरबूज उसी रात सीधा आम के घर जाता है और आम से कहता है, देखो आम, तुम खेत की कोई भी बात सेठ जी को नहीं बताओगे।
अब मैं सब कुछ समझ चुका हूँ कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो और मेरी दोस्ती का फायदा उठा रहे हो। तुम अपनी बीमारी का बहाना बनाकर तुम हमेशा ही मुझसे सारा काम करवा लिया करते थे और फिर सेठ जी के पास जाकर खुद की ही तारीफ करते हो। अब मैं तुम्हारी चालाकी समझ चुका हूँ। देखो आम, अगर तुमने इस बारे में कुछ भी सेठ जी का बताया तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, मैं सेठ जी को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन सच को छुपाया नहीं जाता, वो कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। ऐसा बोलकर आम ने तरबूज को अपने घर से जाने के लिए कह दिया और फिर आम पूरे दिन की थकान के कारण काफी गहरी नींद में सो गया। वही यहाँ पर तरबूज पूरे दिन सोने के कारण उसे रात में नींद ही नहीं आ रही थी और वो पूरी रात जागता रहता है। अब तरबूज अगले दिन बेल को लेकर खेत में गया तो सेठ जी ने तरबूज के लाल आंखों को देखकर कहा, अरे क्या हुआ तरबूज, तुम्हारी आंखें लाल क्यों है? तुम पूरी रात सोए नहीं क्या? लेकिन तरबूज कहाँ कुछ मानने वाला था। वो बड़ी चालाकी से कहता है, अरे क्या बताऊं सेठ जी, रात को बहुत सारे मच्छर काटते हैं। दिन में पूरे दिन मेहनत करने के बाद रात को ठीक से सो भी नहीं पाते हैं। इसी की वजह से मेरी आंखें लाल हो गई है। तुम मेरे खेत में इतने अच्छे से मेहनत करते हो तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारा अच्छे से देखभाल करूं। आज से तुम मेरे घर में सोओगे, तुम्हें वहां पर कोई भी परेशानी नहीं होगी। और फिर सेठ जी तरबूज की और भी अच्छे से खातिरदारी करते हैं और अब से तरबूज सेठ जी के घर पर रहने लगा। अब उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहता है। वो रोज खेत में बेल को लेकर जाता तो जरूर, लेकिन वहां पर कोई भी काम नहीं करता और पूरे दिन पेड़ के नीचे बैठकर आराम किया करता। वहीं पर आम पूरे दिन खेत में खूब मेहनत करता। ऐसे ही एक दिन की बात है, एक बार तरबूज थोड़ा सा खाना खाता है और बाकी का छोड़ देता है। ये सब देखकर सेवक तरबूज से कहता है, मैं तुम्हें कई दिनों से देख रहा हूँ कि तुम खाना बहुत ही कम खा रहे हो और पूरा खाना तुम बर्बाद कर देते हो। जब तुम्हें थोड़ा सा ही खाना है तो थोड़ा ही लो ना, खाना बर्बाद क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो इतना अच्छा सा खाना मिल रहा है और वहां पर देखो, बेचारे आम को उसे रुकी सुखी मिलता है, उसमें भी उसे भरपेट खाना नहीं मिलता। तुम अपना काम करो, मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है। सेठ जी ने तुम्हें कहा है ना कि तुम मेरी सेवा करोगे, तो बस तुम मेरी सेवा करो। ज्यादा आम की तारीफ मत किया करो मेरे सामने। ऐसे तरबूज सेवक को खूब डांटता है। सेवक कर भी क्या सकता था। सेठ जी ने कहा था कि उसे तरबूज की सेवा करनी है। तभी सेवक को तरबूज के ऊपर कुछ संदेह होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। जो पूरे दिन इतना मेहनत करता है वो इतना कम खाना कैसे खाएगा, और जो पूरे दिन आराम करता है वो इतना ज्यादा खाना कैसे खाएगा। ऐसे सेवक के मन में कुछ सवाल उठ रहे थे। सेवक सीधा सेठानी जी के पास चला जाता है और सेठानी जी को पूरी बात बताता है। मामले की बात को जानकर सेठानी जी ने सेठ जी से कहा, आपको एक बार खेत में जाकर देखना चाहिए कि तरबूज और आम कैसे काम करते हैं। अरे इसमें देखना क्या है, मुझे पता है कि तरबूज पूरे दिन खेत में खूब मेहनत करता है और वहीं पर कामचोर आम पूरे दिन खेत में आराम किया करता है। मुझे खेत में जाकर देखने की कोई जरूरत नहीं है। सेठ जी के ऐसा बोलने पर सेठानी जी ने सेठ जी को तरबूज पर संदेह है इसका कारण बताया। अच्छा ठीक है भाग्यवान, अगर तुम्हें तरबूज पर संदेह है तो एक बार मैं बिना बताए खेत में जाकर देखता हूँ कि कौन खेत में मेहनत करता है और कौन आराम करता है, कौन काम चोरी कर रहा है। और फिर अगले दिन सेठ जी बिना किसी को बताए खेत में चले जाते हैं। खेत में जाकर सेठ जी ने देखा कि आम वहाँ पर बहुत ही मेहनत कर रहा है, जैसे कि वो अपने खुद के खेत में ही काम कर रहा हो। और जब सेठ जी ने चारों तरफ देखा तो तरबूज उसे दूर दूर तक कहीं पर दिखाई नहीं दिए। सेठ जी ने तरबूज को बहुत ही ढूंढा
तो देखा कि वो पेड़ के नीचे आराम कर रहा है। तो फिर सेठ जी बिना कुछ बोले वापस अपने घर चले जाते और घर जाकर सेठानी जी को सारी बात बताते हैं। आज तो तरबूज की खीर नहीं, आने दो तरबूज को, अब मैं उससे बताता हूँ। तरबूज ने मुझे बेवकूफ बनाया, लेकिन मुझे आम के बारे में सोचकर बहुत ही दुख हो रहा है। वह खेत में इतना काम करता है, फिर भी उसे भरपेट खाना तक नहीं मिलता, और तरबूज पूरे दिन आराम करता है, तो उसे अच्छा अच्छा खाना मिलता है। आम के साथ बहुत ही बड़ा अन्याय हुआ है। आप आम को कुछ और काम दे दीजिए और उसका पैसा भी बढ़ा दीजिए। सेठानी जी की बात सेठ जी को बहुत ही अच्छी लगती है और फिर सेठ जी शाम होने का इंतजार करते हैं। फिर शाम हो जाती है। शाम होते ही आम और तरबूज दोनों ही सेठ जी के पास आते हैं। सेठ जी तरबूज को अपने पास बुलाते हैं और तरबूज से कहते हैं, तरबूज, तुम मेरे कमरे में आओ, वहां पर मेरा इंतजार करो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तरबूज कुछ भी समझ नहीं पाता है कि सेठ जी ने उसे कमरे में क्यों बुलाया। कहीं सेठ जी को सच तो नहीं पता चल गया, ऐसा मन में संदेह होता है। तरबूज जब कमरे में आया तो सेठ जी ने तरबूज से कहा, तरबूज, आज से तुम्हें एक और काम करना है। आज से तुम आम का अच्छे से ध्यान रखोगे, उसे समय पर खाना खिलाओगे और उसका अच्छे से ध्यान रखोगे, और आज से तुम्हें उसके नीचे ही काम करना होगा। सेठ जी की बात सुनकर तरबूज तो एकदम दंग हो जाता है और वो कहता है, लेकिन सेठ जी, मैं पूरे दिन खेत में काम करके अब मैं आम का देखभाल करूंगा और उसके नीचे काम भी करूंगा। वो तो पूरे दिन खेत में आराम ही करता रहता है। तरबूज की बात सुनकर सेठ जी एकदम गुस्से में आ जाते हैं और वो कहते हैं, मैंने देखा है तुम दोनों को कौन क्या करता है। तुम ज्यादा मुझे मत सिखाओ, अब तुम धोखा देना बंद करो। मैं तुम्हारी असलियत जान चुका हूँ। तुम सिर्फ खेत में जाकर सोते रहते हो, कोई काम नहीं करते और मेरे सामने झूठा दिखावा करते हो। काम तो वह आम करता है, वह पूरे दिन खेत में मेहनत करता है, इसी की वजह से खेत में इतनी हरियाली है, वरना तुम्हारे कारण तो खेत कब का नष्ट हो चुका होता। अब तुम निकल जाओ यहाँ से, आज के बाद तुम अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुझे एक मौका और दीजिए, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और फिर सेठ जी तरबूज को लात मार के वहाँ से भगा देते हैं कि तभी आम सेठ जी के पैरों में गिर पड़ता है और सेठ जी से कहता है, सेठ जी, आप तरबूज को एक मौका और दीजिए। तरबूज मेरा दोस्त है, हम दोनों ने साथ में ही आपके यहाँ पर काम शुरू किया था। आप कृपा करके उसके साथ ऐसा मत कीजिए, नहीं तो उसका परिवार पूरी तरह से बिखर जाएगा। कृपा करके उसे एक मौका और दीजिए। आम के कहने पर सेठ जी मान जाते हैं और फिर सेठ जी कहते हैं, देखा तरबूज, तुमने आम के साथ धोखा किया, फिर भी वह तुम्हारे बारे में कितना अच्छा सोचता है। तुम्हें इससे कुछ सीखना चाहिए। अब तरबूज को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। फिर वो आम से कहता है, मुझे माफ कर दो आम, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, फिर भी तुम्हें मेरे किसी बात का बुरा नहीं लगा। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे, दोस्ती में माफी नहीं मांगी जाती, दोस्तों में तो छोटी बड़ी नोक झोंक हो ही जाती है। फिर सेठ जी कहते हैं, तरबूज, एक बात का ध्यान रखो, यह मौका तुम्हें सिर्फ आम की वजह से मिला है। अब तुम अपना काम अच्छे से करना, नहीं तो फिर तुम्हें कोई मौका नहीं दिया जाएगा। और आम, आज के बाद से तुम खेत में काम नहीं करोगे, बल्कि तुम मेरा हिसाब किताब संभालोगे, और आज से तुम्हें पैसे भी दोगुनी मिलेंगी। ये सुनकर आम को आज लगा कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाता, वो एक ना एक दिन रंग जरूर लाता है। और अब वहीं पर तरबूज भी अब से खेत में बहुत ही अच्छे से काम करता।
तरबूज अब समझ चुका था कि कामचोरी और दिखावे में कुछ नहीं रखा है, इसीलिए अब से तरबूज आलस का त्याग करके अब वो भी मेहनत करने लगा। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताना।